सभी को नमस्कार। जैसे कि सबको पता है कि कुछ ही दिनों में अब सीजीपीएससी मेंस 2024 होने वाला है। तो ये जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है वो लास्ट मोमेंट इसमें जो बहुत ही सिंपल इफेक्टिव टिप है जिसको आप नेक्स्ट 5 सेकंड में एक्सिक्यूट कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपको मदद होगी अपने आने वाले सीजीपीएससी मेंस एग्ज़ाम में। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए जो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करनी है आने वाले दिनों में, आने वाले 4 दिनों में आपको क्या क्या चीज़ें करने चाहिए और ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप बहुत ही एफर्टलेसली इंक्लूड करके अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि गेट ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी। एडमिट कार्ड है तो उनके 2-3 कलर फोटोकॉपी करवा लीजिए। एक कलर फोटोकॉपी अपने पास रखिए, एक अपने बाइक के डिक्की में रख लीजिए, एक मोड़ के अपने पर्स में रख लीजिए, एक कहीं और रख लीजिए, एक एग्जामिनेशन सेंटर में कहीं दे देना। मतलब कुल मिला के ऐसे हो कि जस्ट इन केस आपके पास आपका एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड नहीं है तो आपके पास एक बैकअप कॉपी हमेशा होनी चाहिए। तो सबसे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आप रेडी करके रखो। इनके 3-4 कलर फोटोकॉपी करवा लो, कलर कॉपी करवा लो और उसको बिखेर दो। एक अपने गाड़ी में रख लो, एक बैग में रख लो, एक पर्स में रख लो, एक हाथ में रख लो, एक पेन वाले कंपास में रख लो। तो इस प्रकार से एडमिट कार्ड की मल्टीपल कॉपीज आप निकलवा लीजिए। साथ ही साथ आपका जो वैलिड आईडी प्रूफ है, यूजुअली आधार कार्ड होता है लोगों का, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कोई शासकीय आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, इनकी भी कॉपीज़ आप मल्टीपल कॉपीज़ अपने साथ लेके चले ओरिजिनल आईडी कार्ड का। ठीक है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो अभी आपके पास कोई कार्ड होगा तो उसको देख लीजिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो किसी प्रकार से कोई एक ऐसा वैलिड आईडी कार्ड आपके पास ओरिजिनल में होना चाहिए। कुल मिला के गोल ये है कि मैंने कई लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर में देखा है कि वो सिर्फ एडमिट कार्ड लेके आ जाते हैं, लेकिन एडमिट कार्ड में जो एक चीज़ लिखी होती है कि आपको एक वैलिड फ़ोटो आईडी कार्ड कैरी करना है, वो कभी ना कभी भूल जाते हैं। मैंने बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को देखा है। तो यही है कि इनकी जो मल्टीपल कॉपीज़ हैं आपके एडमिट कार्ड का और आपके सपोर्टिंग आईडी कार्ड का, इनको आप बिखेर के रखिए अपने साथ चलने वाले चीज़ों में। बैग हो गया, पर्स हो गया, फ़ोन का केस हो गया, ठीक है, गाड़ी की डिक्की हो गई, कार की डिक्की हो गई, कार का डैशबोर्ड हो गया, इसमें आप लोग करके रखिए ताकि एट द एंड ऑफ मोमेंट कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही एडमिट कार्ड छूट जाता है। कभी जो आपका आधार कार्ड है वो हो सकता है कि एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हुए गिर जाए। तो इसके मल्टीपल कॉपीज आप रखिए। दूसरा, मैंने हमेशा से बोला है कि अगर आपको एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में अच्छा करना है तो पेपर 4 और 6 आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए, क्योंकि पेपर 4 का रिवीजन पेपर 3 के साथ होना है। पेपर 3 हिस्ट्री, पॉलिटी, पबैड और छत्तीसगढ़ हिस्ट्री ऑलरेडी काफ़ी हैवी है। पेपर 6 जो है वो बहुत ही फैक्चुअल टाइप का है, एक बार आपने रट लिया है। तो पेपर 5 जो इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो बहुत हैवी पड़ता है। तो आपको पेपर 4 और 6 ये आप आज रिवाइज कर लो। पेपर 4 एंड 6 आज आप रिवाइज कर लीजिए एंड हो सके तो कल भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। पेपर 4 एंड 6 को आप के पास बिल्कुल भी उस दिन ऐसा टाइम नहीं रहेगा कि आप पेपर 3 और 5 के साथ पूरा रिवाइज कर पाए। तो पेपर 4 और 6 एकदम आपके सबकॉन्शियस में होना चाहिए, आपके फिंगर टिप में होना चाहिए। आपकी ये सिचुएशन होनी चाहिए कि जस्ट इन केस पेपर 4 और 6 मुझे रिवाइज करने को नहीं मिला तो मैं डायरेक्टली जाके मेंस में उसका आंसर लिख पाऊँ। ठीक है, ऐसे जो हमारे एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं उनको बिफोर हैंड आप कर लीजिए। सिली मिस्टेक्स नहीं करेंगे लैंग्वेज पेपर में। सिली मिस्टेक, सबसे कॉमन सिली मिस्टेक ये होता है कि लैंग्वेज पेपर में हर क्वेश्चन के अंदर 3 या 4 वर्ड्स पूछते हैं। मेरे से जो सिली मिस्टेक होती थी वो ये होती थी कि मैं 4 में कभी कभी 3 ही लिख पाता था, क्योंकि चौथा मैं देख नहीं पाता था। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं करनी है लैंग्वेज पेपर में। लैंग्वेज पेपर में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो इंग्लिश मीडियम वालों को होती है, क्योंकि हिंदी और छत्तीसगढ़ी लगभग आपका 150 नंबर का पोर्शन होता है। क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से हिंदी लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती है, उनसे लैंग्वेज पेपर तक छूट जाता है। और एक बार लैंग्वेज पेपर आपका गड़बड़ाया मतलब आने वाले जो 6 पेपर है उसमें उसका आफ्टर इफेक्ट आप फील करेंगे। तो अगर आप स्पेशली इंग्लिश मीडियम से हैं तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप आज से ही हिंदी और छत्तीसगढ़ी एक एक पेज, 2-2 पेज लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अब एक बार जीएस पेपर में आ गए तो डोंट ओवर परफॉर्म इन 2 मार्कर क्वेश्चन। हमेशा से मैं कहते आया हूँ 4 लाइन है तो 3 ही लाइन लिखो, 3.5 लाइन ही लिखो। 4 लाइन को 5 लाइन 6 लाइन लिखने मत जाओ, क्योंकि 2 मार्क क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। उस 2 मार्क के क्वेश्चन में अगर मैं आपको ऐसे लिखने बोलूँगा तो भी आप लिख सकते हैं। तो 2 मार्क के क्वेश्चन में ओवर परफॉर्म नहीं करना है, जितना वो पूछ रहा है उतना कीवर्ड ही लिखना है। कि यहाँ से जितना आप टाइम काटोगे उतना ज़्यादा आपको 8, 10 और 15 नंबर के क्वेश्चन में टाइम मिलेगा कि आपको
कितने अच्छे से उसको फ्रेम करके ग्राफ मैप के साथ आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 मार्कर के क्वेश्चन में अपना टाइम लूज़ करेंगे तो लास्ट में भी आपको टाइम कम पड़ेगा। परफेक्शन चेज नहीं करना है, स्पेशली लड़कियां। मैंने कई लड़कियों को देखा है जो पहले ही 2 नंबर के क्वेश्चन में मोती पिरोने में लग जाती हैं। बहुत ही प्रिटी हैंड राइटिंग से कुछ नहीं होना है। आपका बहुत अच्छा प्रिटी हैंड राइटिंग है 2 नंबर के क्वेश्चन में, बधाई हो आपको। लेकिन अगर आप इसके कारण 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा ब्लैंक छोड़ देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। वो 2 मार्क का क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में वो आपको 4 नंबर नहीं दे देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 देगा और मोस्ट एवरेज 1 देगा। तो परफेक्शन आपको चेज नहीं करना है। राइटिंग स्पीड स्टार्टिंग से मेंटेन करो। सिंपल फंडा है, पहला आंसर ऐसे लिखो कि सेकंड लास्ट आंसर लिख रहे हो और 15 मिनट बचा है। इसमें जो स्पीड आ रही है उसमें आपको लिखना है। 8, 10 और 15 मार्कर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं अपना रैंक, इसलिए थोड़ा सा रुक के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। दिस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवाइस जो एक भैया ने मुझे दी थी कि नहीं, थोड़ा सा रुक के वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया कर। तो मुझे याद है कि मैं पहले 8, 10, 15 नंबर का क्वेश्चन ऐसे लिख देता था, जैसे क्वेश्चन पढ़े वैसे 2 नंबर टाइप का लिखना चालू कर दिए। लेकिन जब मैंने थोड़ा सा रुक के उसको फ्रेम करके, मेंटली फ्रेम करके अपना आंसर पुट करना चालू किया, देन आई रियलाइज कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। 8, 10 और 15 नंबर के क्वेश्चन को आप प्लीज़ एक बार बहुत अच्छे से मेंटली एक फ्रेम करके उसको लिखने का कोशिश करिए। देखो, नोइंग द आंसर, आंसर जानना और आंसर वहाँ पे प्रेजेंट करना 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं। बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन आया है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन आया है, आपके उसके बारे में पता है, दैट इज़ नॉट इनफ। सिर्फ पता होना आंसर इज़ नॉट इनफ, आपको उसको प्रेजेंट भी करते रहना चाहिए। क्वेश्चन अगर आता है ठीक ठाक प्रेजेंट करो, क्वेश्चन अगर नहीं आता है बहुत अच्छे से प्रेजेंट करो, ठीक है। तो यही एक फंडा है, इसको याद रखना। ठीक, उसके बाद ज़्यादा चिंतन करने की भी ज़रूरत नहीं है। 8, 10, 15 नंबर के क्वेश्चन में राइट द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड, थोड़ा सा हल्का सा फ्रेम करे, है ना। आपको जो लगता है कि अच्छी चीज़ें हो सकती हैं उसको आप करो, क्योंकि वंस अगेन परफेक्शन चेज नहीं करना है। जो पहला चीज़ आपके दिमाग में आ रहा है आप उसको लिखिए। देखो, ओवर एनालिसिस लीड टू पैरालिसिस, सीधी सी बात है। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है चीज़ों में। कोई चीज़ पूछ रहा है, जो पहली चीज़ आ रही है दिमाग में वो लिख दो। देखो, एक बार पेपर हो गया तो आपको दुनिया जहाँ से फ़ोन करके पूछने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कैसे गया पेपर, बहन कैसे गया पेपर, या यूट्यूब में ये बहुत ही टफ पेपर था 2024, पूरे सदी का, शताब्दी का सबसे टफ CGPSC मेंस का पेपर था। ये सब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप फोकस करिए, जब पूरा हो जाएगा, पेपर 7 हो जाएगा, तो उसके बाद आराम से सो के हम लोग 1-2 दिन बाद जो रिव्यू है वो हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। डोंट वेस्ट टाइम इन गेटिंग टू नो हाउ अदर्स परफॉर्म्ड। वही है, फ़ोन करके ज़्यादा इधर उधर नहीं करने का पेपर के बीच में। देखो, ऐसे कुछ पेपर हो सकते हैं जहाँ पे आप अच्छा नहीं करेंगे, वापस आइए, उसके बारे में भूल जाइए और नेक्स्ट पेपर के बारे में फोकस करिए। कोई पोर्शन छूट गया है, कोई पोर्शन अच्छे से नहीं बना है, कुछ बहुत ही ब्लंडर हो गया है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, डजेंट मैटर, हर किसी से होता है। होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, अगले साल आएंगे। Day 2 और Day 3 हार्डेस्ट होते हैं, क्योंकि Day 1 का सैचुरेशन और Day 2 का सैचुरेशन पूरा Day 3 में आता है। रिवीजन करने का टाइम नहीं होता है। आप 5 बजे, 5:30 बजे वहाँ से छूटेंगे, 7 बजे के आसपास लगभग आप पढ़ना चालू करेंगे। 12 बजे, 1 बजे आंखें फूल जाएंगी, आधे से ज़्यादा 70% कोर्स बचा होगा, आप 1-2 घंटे और खींचेंगे 2-3 बजे तक, और उसके बाद आप पढ़ना चालू करेंगे। मेरी आपको एडवाइस ये है, सिंपल सी एडवाइस जो है आपको, वो ये है कि पेपर 4 और 6 अच्छे से प्रिपेयर है तो पेपर 3 और 5 रिवाइज हो जाएगा 12 बजे तक। 2 घंटा आप रिवाइज कर लेना। किसी भी हालत में आप ट्राई करना 3, 3:30 बजे तक सो जाओ, ठीक है, कि एटलीस्ट अब 3 बजे से लेके 2:30 बजे से लेके 8 बजे तक या 7:30 बजे तक भी सोगे तो ठीक ठाक नींद एक पड़ जाती है, ठीक है। अच्छे से सोना है एग्ज़ाम के बीच में, तो पेपर 4 और पेपर 6 अच्छे से रिवाइज होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 5 घंटे सो जाना। देखो यार, अब कई लोग का होता है कि कमर टूट जाती है, कलाई टूट जाती है मेंस लिखते लिखते, तो कई लोग वहाँ पे अपना स्ट्रेच बैंडेज लगा के रखते हैं, कई लोग बर्फ़ पानी में हाथ डुबा रहे होते हैं, कई लोग वॉलिनी लगा रहे होते हैं, कई लोग गोली खा रहे होते हैं। अपने हिसाब से देख लेना आपको क्या सूट करता है। आप इतना मेंस दिए तो आपको पता होगा, एंड सरकारी स्कूलों में होगा तो आपको एक पाटा से ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। एक लकड़ी का पाटा होगा, स्टील का पाटा होगा, है ना। एक जगह कोने में पेपर रखोगे तो वहाँ से वो हिलेगा और पूरा हिलते रहेगा, ठीक है। सिंपल सा ट्रिक है। एक चाबी अपने साथ कैरी करना, चाबी हो गया, कोई पत्थर हो गया, जेब में रख लेना। जिस साइड से वो ज़्यादा झुका होगा टेबल, वहाँ नीचे उसके पाए में आप डाल देना और उसको स्टेबल कर लेना, ठीक है। जो आपका बेंचेस है उसका कोई फिक्स नहीं है, सरकारी तंत्र है, जितना होता है उतना ही पर्याप्त है, जितना प्राप्त है पर्याप्त है। कमर थोड़ी सी टूटेगी, है ना, कलाई थोड़ी सी टूटेंगी, उसको मैनेज कर लेना, क्योंकि इसके साथ ही एग्ज़ाम देना है, ठीक है।
देखो, एज ऑलवेज आई एम सेइंग फ्रॉम डे वन कि भाई एग्ज़ाम इज़ वेरी फिजिकली डिमांडेड, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो। मॉनसून का जो फोरकास्ट है आने वाले हफ्तों में रायपुर और बिलासपुर में, वो भीषण झड़ी की है ना, बरसात भी नहीं, झड़ी लगने वाली है। तो इस हफ्ते रायपुर बिलासपुर वाले अपने हिसाब से प्रिपेयर कर लेना। बाइक वाइक है तो रेनकोट वगैरह रख लेना, किसी प्रकार से मेजर कर लेना, हो सके तो 1-1.5 घंटे पहले पहुंच जाना एग्जामिनेशन सेंटर। और अगर आपका 3-4 ग्रुप का दोस्त है, कहीं से कुछ बन गया, तो एक कार हायर कर लो जी 4 दिन के लिए, ठीक है, जो सुबह शाम आपको इधर से उधर ले जाए। एक कार अगर हायर कर लोगे तो आपको पड़ जाएगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 3-4 दोस्त लोग, तो एक कार हायर कर लीजिए, ठीक है। मैं खुद स्प्लेंडर में जाता था, तो अब उतना प्रैक्टिकल नहीं है ये चीज़, लेकिन अगर आपके में क्षमता है, घर में कार है, भाई के पास कार है, बहन के पास कार है, तो हायर है कार, क्योंकि गर्मी वाला सीज़न नहीं है, भीषण मानसून वाला सीज़न है ना। आधा आप गीला होके आप पहुंचेंगे एग्जामिनेशन सेंटर में, ठीक है, वहीं पर टेम्परामेंट बिगड़ जाएगा। उसके बाद वहाँ पे गीला होंगे, अब उसका उमस होगा तो लोग पंखा चलाएंगे, पंखे में आप बीमार होंगे। 3 घंटा गीले कपड़ों के साथ करने के बाद 3 घंटा और आपको सो कॉल्ड बैठना पड़ेगा अपने एग्जामिनेशन सेंटर में। तो मैं तो यही एडवाइस है कि कार एक हायर कर लो, और 2 या 3 जोड़ी कपड़े अपने बैग में लेके अगर आप चल सकते हैं तो वो भी थोड़ा ठीक होगा, कि जस्ट इन केस अगर आप भीग भी गए तो टॉवल वगैरह से पोंछ के आप रेडी हो गए, ठीक है। कार हायर कर लो और एक्स्ट्रा जोड़े कपड़े रख लेना अगर आप बाइक से ट्रैवल करने वाले हैं, ठीक है। इस दौर में ऐसा है कि देखो, थोड़ा इमोशनली स्टेबल रहना, घर गृहस्थी है ना, घर गृहस्थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अदर प्रॉब्लम्स में ज़्यादा इन्वॉल्व मत होना। जितने भी प्रॉब्लम्स है अभी 4 दिन वेट कर सकते हैं, जितना भी क्राइसिस है उसको 4 दिन बाद डील करना, ठीक है। अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो अपने किसी फ्रेंड जो CGPSC नहीं दे रहा है, या फिर आपका फैमिली मेम्बर, भाई बहन, उनको हैंडल करने देना। अभी इमोशनली स्टेबल रहना है 3-4 दिन, बाकी कोई भी चीज़ आपको हैंडल नहीं करनी है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एवरीथिंग इज़ नॉट मेंट टू हैपन। कुछ चीज़ें लाइफ में होती हैं, कुछ चीज़ें लाइफ में नहीं होती है, एंड सारी चीज़ें आपको भगवान पर छोड़नी पड़ती है, ठीक है। होगा तो बहुत अच्छी बात है, बधाई आपको, आपके परिवार को। नहीं होता है तो देन ऑल्सो यू विल डू इक्वली गुड। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि भैया कि किसी का मेंस नहीं निकला हो तो उसकी सांसें ही रुक गई हो अगले दिन, ठीक है। लाइफ गोज ऑन, यू विल लिव, एंड ऑल ऑफ यू विल डू वेरी गुड इन योर इंडिविजुअल लाइफ्स। तो किसी प्रकार से डिसअपॉइंटेड होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर मेहनत करी है अच्छे से, माँ सरस्वती को लगता है कि भाई आपकी जो मेहनत है वो काफ़ी डिज़र्विंग है, आपने प्रैक्टिस करके रखा है, आप अपने टेम्परामेंट है, आप इतने स्मार्ट हैं कि आप टाइम, स्पेस और स्ट्रेस एक साथ मैनेज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये कुछ टिप्स हैं जो अपने आखिरी जो मोमेंट्स है मेंस की प्रिपरेशन में, उसको आपको ध्यान में रखना है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। मैं तो बहुत सालों से अब इंतज़ार कर रहा हूँ। जब मेरा रिज़ल्ट आया था तो मुझे लगा था कि मैं तो सबसे कम टाइम का टॉपर हूँ, बस 1 महीना ही था मेरे पास। लेकिन अब कुछ सिचुएशन ऐसे बनी है कि अब जूनियर बैचेस की पोस्टिंग हो ही नहीं रही है। तो आई जस्ट होप कि इस बार जो भी रिज़ल्ट आए, आपकी पोस्टिंग जल्दी से आए एंड एक नया बैचेस मिले, है ना। क्योंकि अब मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि कुछ अच्छी नए अप्रोचेस, कोई नए बच्चे आके लीड करें, मेंटरिंग और गाइडेंस की चीज़ें। आई जस्ट होप कि दिस इज़ द बैच, 2024 इज़ द ईयर, कि जब नए डिप्टी कलेक्टर्स आएंगे, लोगों के नए अप्रोचेस मैं भी सुनूंगा, मैं भी कुछ सीखूंगा आप लोगों से, एंड लेट दिस सर्कल कंटिन्यू, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, ऑल द वेरी बेस्ट। माँ सरस्वती, आपने जितनी मेहनत करी है, माँ सरस्वती उतना आपको रिवॉर्ड करे, ठीक है। डिजर्व बिफोर डिज़ायर, एंड आई होप यू डिजर्व ऑल द बेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट फॉर योर CGPSC मेंस। एक बार मेंस हो जाता है तो एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे, लेकिन वो भी मैं बाद में डालूंगा, ठीक है। अगले महीने डालेंगे एक एक करके, ठीक। इसके बाद वन डे एग्जाम्स में थोड़ा सा फोकस करेंगे, बट द सेम टाइम मेंस की कुछ चीज़ें हम लोग चलाते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बी स्मार्ट, बी कॉन्फिडेंट, अपने मेहनत पे भरोसा रखिए। जय हिंद।